Hello children, hello everybody. I welcome you here in this one shot poetry part. Okay, in this poetry part all the poems will be explained and you will have a fine revisions, quick revisions. अच्छा चलो, ये पोएम को क्यों हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं पता है? आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका जो है पोएम सेक्शन से मिनिमम 11 मार्क्स क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? और 11 से फिर आपका जो है हो सकता है कि 17 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स, ओके, दैट इज कंपलसरी। एंड देन शॉर्ट टाइप आंसर्स जो 3 नंबर का है वो 1 से 2 हो सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका किस्मत साथ दिया तो 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट 6 मार्क के क्वेश्चन में बेटा हो सकता है कि किसी पोएम का रेफरेंस उठा करके किसी स्टोरी के साथ एमलगमेटेड मिक्स वे में क्वेश्चन बना दे रहा है। तो देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, वैल्यू लर्निंग करो, मींस सॉलिड लर्न करो। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है, 2 पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। एक है बेटा क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, शॉर्टेस्ट पोएम, और एक है फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप जान लो बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एन ऑप्टिमिस्ट पोएट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स हु इज ए पॉजिटिव थिंकर। तो पॉजिटिव थिंकर इस पोएम में जानते हो, ये शॉर्ट पोएम का मतलब ये नहीं कि बहुत मीनिंग नहीं दिया है, ये शॉर्ट पोएम में उन्होंने एक पॉजिटिव वाइब दिया है। जानते हो क्या दिया है यहाँ पे शॉर्ट वे में? देख लो, द वे अ क्रो शुक। पोएट कभी, इस पोएम का मेन मैटर क्या है, पोएट कभी स्नो माउंटेन एरिया में, स्नो कवर्ड माउंटेन एरिया में हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और बहुत अपसेट मूड में थे, ठीक है? अब वो अपसेट मूड में थे तो बैठे हुए थे, पूरा दिन जो है इनएक्टिविटी में टाइम पास हो गया, मूड ऑफ हो गया, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी किया नहीं उन्होंने, अनहैप्पी लग रहा था, राइट? तो अचानक क्या हुआ, उस ब्रांचेस में, हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस में जो है वो बैठे हुए थे, क्रो बैठे हुए थे। तो क्रो ने जो है एक ब्रांचेस को हिला दिया, फड़फड़ाते हुए उड़ गए और फिर उस प्लांट में, दैट मीन उस ब्रांचेस में जो भी व्हाटसोएवर आइस वाज देयर, डस्ट ऑफ आइस वेयर देयर, भर भर गिरने लगा। किस पे? पोएट के ऊपर। जब पोएट की बॉडी के ऊपर गिरने लगा तो फिर पोएट को ठंडा फील, लाइक दैट। तो ऐसा ठंडा फील हुआ और फिर वो अचानक वहां से जो है सैड मूड से अचानक जो है क्या हो गया, जंप वे में उठ गए। वो जंप वे में जब उठ गए जनाब, तो फिर क्या हुआ, अरे वो फिर एनर्जेटिक हो गए, पॉजिटिव मूड में आ गए। पोएट कह रहे हैं देखो क्या है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। नेगेटिव मूड से उनका मूड पॉजिटिव हो गया, ठीक है? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रियूड। जो डे को मैंने, रियूड का मतलब यहाँ पे लॉस्ट और पास्ट इन इनएक्टिविटी, ठीक है? जिस दिन को मैंने एक नेगेटिव एक्टिविटी में पास कर दिया, उस दिन का अब कुछ पार्ट बचा दिया। किसने? वही क्रो ने। दैट मीन्स फ्लैपिंग ऑफ विंग्स ऑफ ए क्रो। और वही जो हेमलॉक ट्री के नीचे हम सैड मूड में बैठे हुए थे, मेरा दिन बर्बाद हो गया था। अब यही क्रो की मूवमेंट, यही हेमलॉक ट्री के नीचे बैठने की वजह से अब हमारा क्या हुआ, सैड और डिजेक्टेड मूड अब क्या हो गया, changed into positive directions. Now I will engage myself in some other activities. Positive activities की ओर हम जा रहे हैं। तो देखो, this is that the poem all about. इस poem का देखो A B C D. Okay, now come back. Shake means what? Shake is that हिलाना, ठीक है? कैसे? स्टायर और मूव करना, ठीक है? अच्छा, हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, राइट? दोनों देखो, क्रो और हेमलॉक ट्री सोसाइटी में जानते हो दोनों दैट मीन्स क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबल फॉर सॉरो और अनहैप्पीनेस। बट फॉर पोएट क्या है? ए चेंजर ऑफ मूड फ्रॉम सैड मूड, डिजेक्टेड मूड टू वाइटलिटी एंड जॉय। तो पोएट इस पोएम में कौन सा मैसेज दे रहे हैं? बेटा देखो, सोसाइटी में कुछ लोगों को हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं, कुछ लोगों को हम मनहूस समझते हैं, ओके, इल ओमेन समझते हैं, अनहैप्पी, कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस समझते हैं और उन लोगों को नेग्लेक्टेड कर देते हैं। पोएट कह रहे हैं कि नहीं, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखे हो ना मेरे साथ क्या हुआ, सोसाइटी के लोग इस क्रो को कहते हैं कि ब्रिंजर ऑफ सैडनेस, पॉइजनस ट्री, ब्रिंजर ऑफ सॉरो। पोएट कह रहे हैं कि नहीं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, एक
कोई भी पर्सन जिसको आप क्या करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ्स, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, यू कैन नॉट रिजेक्ट समवन एल्स। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो दैट मीन्स इट्स योर वीकनेस। हो सकता है दैट पर्सन जिसको आप रिजेक्ट करके रखते हो, इग्नोर करके रखते हो सकता है दैट पर्सन कभी आपका बहुत बड़ा काम में कंट्रीब्यूशन देने वाला है। तो आप किसी के साथ ऐसे इल टेम्परामेंट मत रखा करो, किसी के लिए ऐसा इल फीलिंग मत रखा करो। आप सोसाइटी कुछ भी कहे, डजेंट मैटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। हु नोज, दे मे हेल्प यू समडे समवेयर। हु नोज। और वैसे एजुकेटेड पर्सन की ये आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। नाउ कम बैक टू दैट नेक्स्ट पोएम, दैट इज फायर एंड आइस। Someday, that means someone says that this whole world will be ended with what? Fire. और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हाँ this world will end with ice. From what I have tasted, पोएट के अनुसार, पोएट कहते हैं कि डिजायर इतना खतरनाक है। हाँ, I hold with those who favor fire. Hold means support. I am going with, I am supporting with those जो फायर को फेवर कर रहे हैं। दैट मीन्स आग से क्या जलाया जा सकता है? दुनिया को जलाया जा सकता है, दुनिया को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह ह्यूमन पैशन है, ठीक है, ह्यूमन डिजायर है। नाउ बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को अगर दो बार खत्म किया जाए, पेरिश मीन्स डैमेज और हार्म किया जाए, तो पोएट थिंक दैट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। मैं जानता हूं, सिर्फ डिजायर नहीं, इंसान के अंदर हेट इतना तगड़ा इमोशन है जो हेट से भी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। पोएट कह रहे हैं, देखो पोएट क्या कहता है, पोएट कहते हैं कि आइस से अगर टोटल दैट मींस दुनिया अगर कवर हो जाए किससे? आइस से, तो दैट मींस देयर विल बी नो प्रोग्रेस, देयर विल बी नो लाइफ। और अगर दुनिया में आग लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया जल जाएगा, फिर देयर विल बी नो। बेटा ये आग और आइस से पोएट को कोई लेना देना नहीं है। पोएट दुनिया को ना खत्म करने वाले हैं या खत्म करना चाह रहे हैं, बट इसमें इन दिस पोएम पोएट टेल्स सम डिफरेंट आइडिया। वो क्या है? देखो यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग और ह्यूमन इमोशन कितना खतरनाक हो सकता है। किसके लिए? किसी का प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड इज कंपेयर्ड विथ व्हाट? ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन वेलफेयर। किसी और का प्रोग्रेस, किसी और का वेलफेयर यहाँ पे कंपेयर्ड किया गया है। मेटाफर, सो दैट मींस द वर्ल्ड इज मेटाफर विथ व्हाट? ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर। तो पोएट कहते हैं कि दैट मींस जो इंसान के अंदर जो ह्यूमन इमोशन है, डिजायर है, पैशन है, एंगर है, एनिमिटी है, क्वारल है, जेलसी है, ये इतना खतरनाक चीज है ना, वो किसी का प्रोग्रेस पे अगर नजर डाल दिया ना, तो फिर बेटा क्या हो जाएगा? उसका प्रोग्रेस रुक जाती है, उसका प्रोग्रेस स्टॉप होना मस्ट है। अच्छा, अगर ह्यूमन फीलिंग में अगर हेट, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस इतना खतरनाक है ना, अगर सपोज कि आप जानबूझ के किसी को नेग्लेक्ट कर दो बेटा, वो इतना डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे ना, कोई पॉजिटिव वर्क करने से उसका हाथ पैर कतराने लगेगा, हाथ पैर स्टॉप हो जाएगा। जब उसको दैट मींस किसी का प्रोग्रेस को अगर स्टॉप करना है, अगर सपोज मान ले रहा हो उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसको इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट करते रहो फिर। तो पोएट कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस का भी इतना स्ट्रेंथ है कि उसको कोई भी वर्क करने से उसका जो है डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके प्रोग्रेस रुकना मस्ट है, यानी कि उसका जो दैट मींस क्या होना मस्ट है? प्रोग्रेस और वेलफेयर होना मस्ट है। सोसाइटी में देखो बेटा, सोसाइटी में जो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर जो लोग पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, सो कॉल्ड रिच क्लास पीपल आज क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, और या तो फिर इल्ट्रीट कर देते हैं, या फिर उन लोगों को इतना जेलसी शो करते हैं, इन लोगों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं। पोएट कहते हैं कि इसी तरह उन लोगों की वर्ल्ड को वहीं पे आप खत्म कर दे रहे हो, उन लोगों की वेलफेयर को आप वहीं पे खत्म कर दे रहे हो। तो दिस वे दिस पोएम इज ऑल अबाउट। That means world is here. What is that? World is that means human progress or human welfare is compared with world. Metaphor, indirect है। अच्छा, फायर यानी कि डिजायर, एंगर, एनिमिटी, क्वारल, जेलसी, ये मेटाफर है। आइस मीन्स इनएक्टिविटी ना, हेट, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, एनवी। सो दिस वे दिस पोएम इज इंपॉर्टेंट वन। अगर बाय द वे अगर यहां से आपका क्वेश्चन आ गया, क्या शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, can't you answer?
third poem, that is A Tiger in the Zoo, and the poet is Leslie Norris. Poet has shown here in this poem that एक टाइगर को जब केज में बंद कर देते हैं आप, तो टाइगर की फ्रीडम्स, ओपन लाइफ एंड लाइफ ऑफ जॉय कैसे डिवास्टेटेड हैं, कैसे लॉस्ट हो चुका है, और उनका मूड, एक प्राउड मूड को आप ब्रेक कर दिए हों. अब जॉय ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ आप बिल्कुल स्टॉप कर दिए हों. दैट मीन्स ही इज नाउ डिसअपॉइंटेड. टाइगर इज नाउ डिसअपॉइंटेड एंड टाइगर इज रियली वेरी अपसेट. ओके, तो पोएट यहाँ पे देखो कंट्रास्ट लाइफ शो किए हैं. कंट्रास्ट लाइफ इन द सेंस कि कन्फाइंड लाइफ में, केज के अंदर उसकी एक्टिविटी स्टॉप दिखा रहा है, इनएक्टिव दिख रहा है, डिस्पेयर दिख रहा है. वेरेज जब उसकी लाइफ को आप नेचर की ओर लेके जा रहे हो तो फिर वो बिंदास है, फ्री है, प्राउड है. तो दिस वे दैट मीन्स टू सेट ऑफ लाइफ दिखा करके पोएट दिखाए हैं कि आप जब किसी को डोमिनेट करते हो, किसी को कन्फाइंड करते हो, किसी को आप बांध के रखते हो, यानी कि उसकी जो नेचुरल हैबिट है, उसका जो नेचुरल डिजायर है, उसका जो नेचुरल टेस्ट ऑफ लाइफ, उसको आप ब्रेक करते हो. एंड दिस इज इनह्यूमन प्रैक्टिस. सो वी शुड स्टॉप दिस. चलो देखो मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग को लिख रखा हूं. ठीक है, वर्ड मीनिंग को इस तरह मैंने प्रेजेंट कर रखा हूं, और इसका जो है स्टैंजर इस तरह दिया है. ही स्टॉक्स, देखो नंबर 1 करके दिया हूं, लिखा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ही यहाँ पे तो इस स्टैंजर में पोएट केज लाइफ को डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है, यहाँ पे केज लाइफ, अच्छा अभी मैं मार्क कर देता हूं. हाँ, ये केज लाइफ है, और फिर यहां पे भी केज लाइफ है, और यहां पे भी केज लाइफ है. ठीक है, और ये दोनों जो है नेचर है, ओपन नेचर है ये. ओके, तो हियर पोएट टेल्स जब उसको आप केज में रखते हो, बंद करके रखते हो, तो फिर क्या करते हैं कि दैट मीन्स टाइगर वॉक्स बट विथ ए लिमिटेड स्टेप्स. बहुत ज्यादा चलते नहीं है, वो बहुत एंग्री मूड में है, गंभीर मूड में है. दैट मीन्स टाइगर पीपल को जानबूझ के इग्नोर करते हैं. यहाँ पे कैसे? हाँ, ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन द सेंस साइलेंट मीन्स अब यहाँ पे जंपिंग, लंपिंग, या फिर बेयरिंग, या फिर जो है क्या कहते हैं स्नेयरलिंग, ग्रोलिंग, कुछ भी नहीं है. एकदम क्वाइट मूवमेंट. क्वाइट मीन्स साइलेंट मूवमेंट, राइट, इन हिज क्वाइट रेज. तो देखो बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज क्वाइट बोले तो ये वर्ड क्वाइट मीन्स साइलेंट एंड रेज मीन्स एंग्री. So this figure of speech is known as oxymoron. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वन है, फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि वो मूवमेंट तो करते हैं. विविड स्ट्राइप मीन्स, विविड मीन्स क्लियर, स्ट्राइप्स मीन्स जो उसका जो बॉडी है, बॉडी में जो डिजाइन है, स्ट्राइप्स का डिजाइन है, क्या है, येलो एंड ब्लैक कलर का डिजाइन है. लेकिन क्या है यहाँ पे इन दिस स्टैंजा पोएट टेल्स अबाउट दैट हिज मूवमेंट is very silent one, very upset one, and deliberately he ignores whom? Visitors. आ जाओ, पोएट अब यहाँ पे दिखाए हैं कि जितना साइलेंट और जितना जो है इग्नोरिंग मूड है, वही चीज को आप 2 स्टैंजा में, नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में पोएट दिखाए कि देखो ये कितना बिंदास है, कितना फ्री है. He should be lurking in the shadow. Lurking means hidden, हाइडिंग वे में, कंसील वे में चलना. जब उसको नेचर में छोड़ दो, आप नेचर में छोड़ दो किसको, टाइगर को, नेचर में देखो तो फिर क्या दिखेगा, जो झाड़ियां हैं वो शेडो, लॉन्ग ग्रासेस की जो झाड़ियां हैं, या फिर वो साइड से क्या करता है, स्लाइडिंग थ्रू ए लॉन्ग ग्रासेस के बीच में से, और ग्रास से वो क्या करते हैं, स्लाइडिंग कर देते हैं. ऐसा लगता है कि उसका हाथ पैर है ही नहीं, एकदम स्लाइड मार के जो है भागता है. फिर नियर द वाटर होल मीन्स यहाँ पे वाटर रिजर्वियर्स. यहाँ पे छोटा सा पोखरा कह सकते हो आप, छोटा सा पॉन्ड कह सकते हो, या फिर लेक कह सकते हो, जो जंगल के बीच में है. वहां पे पानी है, और उस पानी पीने के लिए जो है वेयर प्लम्प डियर पासेस. ओके, हेल्दी डियर मीन्स हिरन, जो पानी पीने आते हैं वहां पे, वो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर ये जंप करते हैं. दैट मीन्स अटैक करते हैं.
तो वही डियर को खाने के लिए, शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए टाइगर्स आते हैं. एंड पोएट इज टेलिंग दैट ये डियर को देख करके दे गिव्स स्लाइड, छलांग मारते हैं, स्लाइड करके जो है दौड़ के तुरंत क्विक वे में पहुंचते हैं. किसने कहा कि दैट मींस टाइगर्स का वो नहीं, एक्टिविटी नहीं है, लंपिंग जंपिंग कूदिंग दौड़िंग कैसे नहीं है. अरे उसको कैसे, वो इतना बड़ा जानवर है और उस जानवर को आप छोटे से कमरे में अगर बंद करके रखोगे तो बेचारा क्या दिखाएगा वो विजिटर्स को. आप दिखाने के चक्कर में जो है इसको बंद करके रखे हो, उसके टोटल स्ट्रेंथ को आप कैद कर रखे हो, तो कैसे दिखाएगा. तो पोएट देखो थर्ड स्टैंजा में भी कह रहा है कि ही शुड बी स्नेयरलिंग का मतलब है ग्रोलिंग, लोगों को टेरराइज करने के लिए क्या करते हैं, अराउंड हाउसेस, जंगल जैसे खत्म होती है तो जंगल की एज पार्ट में, नियर पार्ट में क्या करते हैं, जाके जो है वहां पे गांव में एक दो बार जो है स्नेयरलिंग कर देते हैं. यानी कि जागते रहो पर निकलो मत, अगर निकल आए तो फिर गब्बर सिंह आ जाएगा. खुद को गब्बर सिंह समझाते हैं, किसको, लोगों को. लोगों सब जंगल में मत आना, नहीं तो फिर जैसा हाल इसका कर देते हैं, किसका, डियर का. भाई डियर का जैसा हाल करते हैं ना, वैसे हाल हम भी कर देंगे तुम लोगों का, खत्म हो जाओगे, सो बाहर मत निकलो बच्चे सब. तो ये जो स्नेयरलिंग करने का पीछे राज यही है, यानी कि वो एक फ्रीडम दिखाते हैं, द लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम. जंगल का शेर है वो, राइट. द जंगल सेड्स बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज, उसकी जो हाथ है और उसके जो फैंग्स है, फैंग्स दैट मींस जो टीथ से लाइक जो है यहाँ पे जो कुछ शूट निकला रहता है, फैंग्स एंड हाथ का जो है ये क्लॉज है, वो सब कुछ दिखा करके लोगों को टेरराइज करते हैं, टेरराइजिंग द विलेज, राइट. नाउ तो पोएट इन दीज टू स्टैंजास शोज द लाइफ फुल ऑफ प्राउडिटी, life proud life is described here, life of honor, dignity is described here, life of power is described, life of freedom is described. लेकिन इसको आज इंसान ने इसके ऊपर डोमिनेशन शो करके क्या किया है, he is locked inside the concrete shell बोले तो prison, और his strength behind the bars, उसकी सारी स्ट्रेंथ को आपने जो है बंद करके क्या कर रखा है, यूजलेस कर दिया आपने. ठीक है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और आज उसकी जो प्राउड मूवमेंट को आप क्या कर दिए, एक छोटा सा जो है प्रिजन के अंदर बंद करके क्या कर दिए, लिमिटेड कर दिया आप. एंड नाउ दिस वे ही इज ऑल्सो इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उस कैद खाना में उसको देखने आते हैं, मीन्स चिड़ियाखाना जिसको कहते हैं. ठीक है. तो चिड़ियाखाना में जो बाघ जहाँ पे जो है बंद रखा है, ठीक है, उस जगह पे लोग देखने आते हैं, तो फिर वो इग्नोर करता है, जानबूझ के इग्नोर करता है कि क्या देखने आए हो, बाहर निकालो, शेर को देखना है तो बाहर निकाल करके देखो, कब समझाएंगे, हम काटेंगे किसी को नहीं, खाएंगे किसी को नहीं, हम नेचुरल कितनी पावरफुल वन दिखाएंगे. लेकिन तुम लोग हमको बंद करके मेरा वो देखोगे, क्या देखोगे, कुछ नहीं हम दिखाएंगे. मजाक कर रहे हैं. ठीक है. नाउ ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. टाइगर यहाँ पे कितना अपसेट है, पोएट हैज हाईलाइटेड हियर. पूरे दिन भर जितने सारे विजिटर्स आए हैं, दिस एंड दैट पर्सन्स को आए हैं, लेकिन किसी की तरफ जो है इसका नजर नहीं है, किसी को वो देखते नहीं है, ताकते नहीं है. बट लास्ट वॉइस को सुनते हैं वो पेट्रोलिंग कार्स, रास्ते से जो गुजरता है, हुटर देके जो कार्स गुजरती हैं, ठीक है, तो कार्स को वो सुनते हैं, कार्स के हुटर्स, पुलिस वाला, पेट्रोल मीन्स सिक्योरिटी रखने के लिए, सिक्योरिटी के ऑब्जर्वेंस में जो गाड़ी, व्हीकल्स, पेट्रोल, पुलिस रात में चलते हैं ना, उसको कहा गया है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज. पोएट यहाँ पे देखो, पोएट इज लवर ऑफ एनिमल हियर. ब्यूटीफुल वेज में पोएट डिस्क्राइब किया है, कैसे कि उसकी आंखें बहुत शाइनिंग हैं, तो वो ब्राइट आइज से किसकी तरफ ताक रहे हैं, कौन, टाइगर इज लुकिंग एट दैट स्टार्स, ब्राइट स्टार्स. इंसान को ताकता नहीं, इंसान को दिखता नहीं है, अपना ब्यूटी को जो है, अपना ब्यूटी को कहाँ तक देख रहे हैं. देखो कोई इंसान अपना ब्यूटी कहाँ दिखता है, मिरर पे ना. तो मैं कितना ब्यूटीफुल हूं, उसका जो रिफ्लेक्शन है, तो खुद को दैट मींस टाइगर सब खुद को ब्यूटीफुल, हैंडसम, पावरफुल. टाइगर कैसे समझता है, लुकिंग एट द शाइनिंग स्टार्स, कि वो कितना एलिगेंट है, वो कितना शाइनिंग है. तो यहाँ पे ब्रिलियंट स्टार्स स्टैंड्स फॉर, इनडायरेक्टली स्टैंड्स फॉर क्या, tiger is an elegant animal, magnificent animal, right? So this way poet has brought contrast
कि आप उसको बंद कमरे में बंद रखोगे तो उसका जो है एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो लिमिटेड हो जाती है। और फिर उसको अगर फ्री इन्वायरमेंट में यानी कि जंगल में छोड़ दो, तब बेटे का एक्चुअल पावर, उसकी एक्चुअल डिग्निटी वाली लाइफ आप देखोगे। तो अगर आप रियली प्यार करते हो किससे, एनिमल से, तो इस तरह आप टॉर्चर मत करो। डू नॉट डोमिनेट ओवर देम, डोमिनेशन इज क्रुएलिटी। एवरीवन मस्ट एंजॉय फ्रीडम। और एनिमल का भी हक है, क्या है, एनिमल का भी हक है, दे मस्ट बी गिवन ए फ्री इन्वायरमेंट। हाँ, नाउ पोएट इज टेलिंग दैट एक फ्री लाइफ और एक कन्फाइंड लाइफ इज कंट्रास्टेड टू टच अस ऑल। इस पोएम में दोनों लाइफ को कंट्रास्ट करके हम लोगों को टच कर दिया है। टच इन द सेंस ह्यूमिलेट कर रखा है। लव एनिमल्स एंड लेट देम लिव फ्रीली, दिस इज इनह्यूमन प्रैक्टिस। अगर आप उनको फ्री नहीं रखते हो तो कितना ब्यूटीफुल वे में पोएट हम लोगों को सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि एनिमल का भी हक है, उसको भी प्यार मिलनी चाहिए, उसको नेचर में छोड़ दो। जैसे बेटा बेटी मम्मी की गोद में प्यारा नजर आता है, वैसे ही एनिमल को नेचर की गोद में छोड़ दो, बेहतर है। उन लोगों के ऊपर टॉर्चर नहीं, केज में, पैरट को जो आप केज में बंद करके रखते हो, डॉग को जो आप घर पे बंद करके रखते हो, ऐसे नहीं, चेन से नहीं, छोड़ दो। छोड़ के देखो, आप उसकी नेचुरल एक्टिविटी आप एंजॉय करोगे। Now, fourth poem, that is how to tell wild animals. Okay, so how to tell wild animals. In this poem, poet tells us the identification and activities of डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन पोएट यहाँ पे ह्यूमरस वे में वो सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया है। ठीक है, ये पोएम इतना डिफिकल्ट नहीं है माय डियर। तो टोटल इंफॉर्मेशन को मैंने एक ग्राफ, एक टेबल के रूप में मैंने राइट डाउन किया हूँ। ठीक है, आज आप देखें, फर्स्ट एनिमल्स, एशियन लायन को अगर आइडेंटिफाई करोगे आप तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लार्ज टॉनी बीस्ट। ठीक है, टॉनी बीस्ट रिफर्स टू दैट ब्राउनिश ऑरेंज कलर। ठीक है, सीन इन द ईस्टर्न एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, इफ यू आर सीन, अगर आपको वो एशियन लायन देख लेते हैं तो इट विल अप्रोच टू यू एंड क्या करेंगे, इट स्टार्ट्स रोअरिंग। और क्या करेंगे, इट गेट टेरिफाइड एंड यू विल गेट टेरिफाइड टू डाई। ऐसा आप डर जाओगे कि लगेगा कि आप गोइंग टू डाई। नाउ द सेकंड एनिमल इज दैट बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर। और ये रॉयल बंगाल टाइगर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखो, ये भी लार्ज बीस्ट है, येलो कलर्ड बॉडी विथ ए ब्लैक स्ट्राइप ओवर हिज बॉडी, राइट। और ये भी फेरोशियस वन है, हाँ, फेरोशियस वन है, बट बाय नेचर ये बहुत नोबल लुक का है, हाँ, एंड वाइल्ड बीस्ट। अच्छा, क्या एक्टिविटी करते हैं, इट रोअर्स एंड ग्रीट्स। इट रोअर्स, ऐसे रोअरिंग करते हैं, लगता है कि आपको ग्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, विच सीम्स इट्स यू, दैट मीन्स एक्चुअली वो आपको वेलकम करते हैं इस तरह। लेकिन जब आप देखते हो उनकी ग्रीटिंग, उसकी जो फेरोशियस दांत निकालते हुए जो ग्रीटिंग रोअरिंग आवाज देखते हो आप, हाँ, उसका एक्टिविटी, उसका लुक, तो आप खुद डर जाते हो, मर जाने की, दैट मीन्स लगता है कि आपको खा लेंगे वो। एंड देन थर्ड एनिमल इज दैट लियोपार्ड। लियोपार्ड भी मैटी व्हाइट कलर्ड एक एनिमल है, यू कैन से दैट वेरी लॉन्गर टाइप। ओके, तो लॉन्गर टाइप है और ब्लैक स्पॉट दिखता है उसकी पूरी बदन में, बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स, ऐसा लगता है कि ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर देखे हो जो मसाला यूज होता है, ठीक है, तो ब्लैक पेपर की तरह वो स्पॉट्स दिखता है। जनरली क्या करते हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज, नो रोअर्स बट लीप एंड लीप। वो हमेशा दैट मीन्स प्लेस चेंज करता है। सपोज क्योंकि आप बगल में हो तो आपके दैट मीन्स एक बार इस साइड से इस साइड जाएंगे, एक बार इस साइड से इस साइड जाएंगे। ये चेंज करना, कभी कभी आपकी बॉडी पे चढ़ जाएंगे फिर। सो दिस टाइप ऑफ to pass abruptly from one place to another. So these are the activities of leopard. And then comes and then comes bear. Bear भालू जिसे कहते हैं। भालू का कलर क्या है, जनरली आप जानते हो कि ब्लैक कलर का वो उसका जो बाल जो है लॉन्ग बाल होता है, राइट, बॉडी पे, और हेयर कैप्चर्स नो, अच्छा, डू इमिटेशन इफ कमांडेड। और जनरली क्या करते हैं दैट मीन्स अगर इसको सिखाया जाए, जो भी आप कमांड करोगे तो वो इमिट करके दिखाते हैं भी, ठीक है। और इसी तरह इसको लेकर के विलेज एरिया में लोग पैसा भी कमाते हैं, अर्न करते हैं। हाँ, ही हग्स यू वेरी हार्ड, अगर मौका मिल गया ना तो बहुत कस के दबाते हैं। एक्चुअली उसका जो है मुंह को बांध रखते हैं लोग,
लोग बांध रखते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वो रियली पकड़ लेते हैं ऐसे करके तो इतना इतना ज्यादा प्रेस कर देते हैं कि आपका रिब्स, आपकी जो है बॉडी का जो है जितने स्टोन सॉरी क्या नाम है बोन्स है वो ब्रेक हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड राइटर ने मजाक करते हुए कहा है, मे गिव अनदर केयर्स अनदर हग अगर गेट चांस, देन देयर आर अनदर एनिमल्स लाइक हाइना एज वेल एज क्रोकोडाइल। हाइना एक ऐसा एनिमल है जो जनरली आप हाइना को देखोगे हमेशा वो हंसते रहते हैं, ठीक है, हंसते रहते हैं, और लोग ये हाइना को देख के अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, नॉन प्लस्ड हो जाता है, ठीक है, कि इनको लगता है कि अरे यार हाइना है या फिर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल भी तो रोता है और हाइना भी रोता है। बट पॉइंट इज दिस, दोनों की आंखों में सॉरी हाइना के मुंह से सलाइवा गिरता है, हाइना के मुंह से सलाइवा गिरता है, ठीक है, और क्रोकोडाइल की आंखों से आंसू गिरता है। क्रोकोडाइल लगता है कि रोता है और हाइना एक्चुअली पासेस स्माइल्स। ओके, नाउ दिस इज ऑल। एंड देन कैमेलियन। कैमेलियन एक ऐसा लिजर्ड टाइप एनिमल है जो अक्सर प्लांट्स ट्रीज में अवेलेबल है, कभी कभी उड़ते हुए नो सॉरी कभी कभी जंपिंग वे में, जनरली छोटे छोटे प्लांट्स में, छोटे छोटे ट्रीज में अवेलेबल है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कैमेलियन इज ए सॉर्ट ऑफ लिजर्ड टाइप, और इसका ना कान है ना इसका विंग्स है, ओके, ओनली लेग्स है, और ये लिजर्ड टाइप दिखता है, ठीक है, ग्रीन कलर का जनरली अवेलेबल है, ठीक है, और ये हंटिंग एनिमल्स है, दैट मींस हंटिंग लिजर्ड्स, रेप्टाइल टाइप का है वो, ठीक है, क्या करते हैं, बर्ड्स एज वेल एज अदर इंसेक्ट्स को ये ईट अप करते हैं, हंट करके खाता है, ठीक है। अगर आपको दिख जाए तो आप समझो वो कैमेलियन है, इट्स नॉट चैमेलियन, कैमेलियन। ओके, डन। सो इन दिस वे पोएट टेल्स अबाउट दिस पोएम। देखो, मुझे पढ़ाने का शौक है और आपको इतना इजी वे में इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक टेबल बनाया, दैट मींस नेम ऑफ द एनिमल्स, देन नेम ऑफ दैट आइडेंटिफिकेशंस, एंड देन बिहेवियर और अदर एक्टिविटीज। इससे आसान और क्या मिल सकता है आपको। हाँ, इसका जो राइम स्कीम है बेटा, रेगुलर राइम स्कीम है ए बी सी सी, ए बी सी सी, सारे स्टैंजास में यही लाइनअप है। देखो, आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशंस आई विल गिव यू सैंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस और पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, एंड देन यू विल आंसर दैट exactly sample type of questions. Now coming back to that, the next poem, that is a ball poem, and this ball poem is composed by John Berryman. Okay, so John Berryman in this poem tells us कि एक छोटा बच्चा एक बॉल लेके बॉल के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते छत के ऊपर से खेल रहा था, राइट, खेलते खेलते उसका बॉल जो है एक दिन बाउंस होते बाउंस करते करते जो नीचे गिर गया, दैट मींस रास्ता क्रॉस करके जाके पानी में गिर गए, और वो पानी से वो पिकअप करके नहीं ला सकता है। एंड नाउ पोएट इज टेलिंग, पोएट हैज टेकन दिस सिचुएशन टू कंपोज हिज पोएम। एक्चुअली पोएट इन दिस पोएम क्या करते हैं, पोएट इन दिस पोएम ये दिखा रहे हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ग्रोन अप पीरियड में होते हैं तो क्या करते हैं, कितने सारे ऐसे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, वैल्यूएबल थिंग्स, गिफ्टेड पोजीशंस को लॉस करते हैं, और धीरे धीरे जब लॉस होता है ना तो बच्चों के अंदर एक रियलाइजेशन फील होता है, एक नया रियलाइजेशन फील होता है, दैट मींस उसकी इनोसेंट लाइफ, वो रोता है, विलकता है, फिर शिशकता है, तो यही सब करते करते फिर एक बार वो खामोश हो जाता है, फिर धीरे धीरे नया एक्सपीरियंस होता है। उनको क्या एक्सपीरियंस होता है, दैट मींस जो भी प्लेफुल आइटम्स या जो भी वैल्यूएबल आइटम्स आज हमें मिली हैं, तो दैट मींस दीज आर ट्रांजिएंट थिंग्स, ट्रांजिएंट मींस टेम्पररी थिंग्स, ये बहुत देर तक या परमानेंटली रहने वाला नहीं है। पोएट इन दिस पोएम और एक चीज सिंबलाइज कर रहे हैं, देखो कि बॉल हियर सिंबलाइजेस फॉर व्हाट, बॉल हियर सिंबलाइजेस फॉर प्राइज्ड पोजीशंस, प्राइज मींस गिफ्टेड थिंग्स, और पोएट्स चाइल्डहुड वेरी हैप्पी, फनी एज वेल एज लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम्स, और क्या है, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, दुनिया की सारी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, गैजेट्स, हॉस्पिटैलिटी, कंफर्ट्स, ये जो सारे वैल्यूएबल थिंग्स है, पोएट का कहना है कि दैट मींस ये बॉल की तरह ये सारी चीज लॉस होने वाला है। किसी पर्सन को ये जल्दी जल्दी समझ में आता है और किसी को समझ में बाद में आता है, बट पोएट टेल्स इन दिस पोएम कि दैट मींस दीज थिंग्स आर गोइंग टू लॉस, these things are going to end up. Okay, और क्या है, in this poem poet tells that innocence to real life experience, वो बच्चा को दैट मींस इनोसेंट लाइफ से धीरे धीरे उनको न्यू रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंड फैक्ट्स ऑफ ग्रोन अप पीरियड्स, राइट। यहाँ पे चाइल्डहुड गिफ्ट स्पेशल थिंग्स होल्ड्स द नेचर टू लॉस ऑलवेज। यहाँ पे और एक चीज पोएट ने दिखाए हैं कि देखो, इन दिस वर्ल्ड जो भी चीज हम लोग के पास आज है,
कल की डेट में ये होने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। इट विल लॉस अगेन एंड अगेन। नाउ इन दिस पोएम देखो, एक बार आप रीड करो और रीड करने के बाद आप देखो कि क्या क्या चीज, कौन सा वर्ड मीनिंग आपको डिस्टर्ब करता है। क्यों मैं बार बार आपको ये पोएम उठा करके, ये पोएम एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये लाइंस से ही बेटा एक एक्सट्रैक्ट दे दिया। तो इस पोएम में से आपको अभी हम सिखाएंगे कि व्हिच आर दैट पोएटिक डिवाइसेस, राइट। आ जाओ। व्हाट इज द बॉय नाउ। बॉय का जब बॉल, जब खेलते खेलते बॉल जब बाउंस होते होते नीचे गिर गया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन अराइजेस। हाँ, पोएट खुद उनकी इमोशनल स्टेट को, उनकी इमोशनल, उस बच्चे का इमोशनल कंडीशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल नाउ, व्हाट ही इज टू डू। अब उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उस बच्चा अब क्या करेगा। व्हाट देखो बेटा, ये रिपीटेशन है, मतलब सिमिलर वर्ड जब जो है, सिमिलर वर्ड जब रिपीट होता है, यानी कि ये एम्फेसाइज किया जा रहा है। अब ये बच्चा क्या करेगा, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे का, क्या वैल्यू है। मीन्स जब कोई ऐसे गिफ्टेड पोजीशंस, वैल्यूएबल थिंग्स जब लॉस हो जाती है ना, तो फिर इंसान को ऐसा ही फीलिंग होता है। क्या फीलिंग होता है, दैट मीन्स नथिंगनेस, नो मीन्स, नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, आ जाओ। आई शॉ इट गो, पोएट कह रहे हैं कि आई शॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मेरीली मीन्स हैप्पीली, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉल, मूवमेंट ऑफ द बॉल इज कंपेयर्ड और written here merrily, merrily means happily, bounce करते करते, jump करते करते बेटा नीचे की तरफ गया है फिर। merrily over there it is in the water। now रास्ते के उस पार जो है बेटा पोखरा टाइप का है, पानी का रिजर्वियर है, वहां पे जाके गिर गया। no use to say oh there are other balls। पोएट अब माइंड्स को रीड कर रहा है, किसका, इस बॉय का माइंड को रीड कर रहा है। बॉय कैसा है, बॉय एकदम स्टैंड स्टिल खड़े हैं, बॉय और किसी तरफ नजर नहीं डाला है। बॉय किसकी तरफ, एकदम जो बॉल गिरा है, पानी में जो गिर गया है बॉल, बस उसका नजर उसी पे फोकस्ड है। अब पोएट उधर से वॉच करते हुए इसका माइंड को रीड करके पोएट यहाँ पे नोट डाउन कर रहा है, क्या है, ओह देयर आर अदर बॉल्स। अगर हम कहें भी चलो बाबू आपको नया बॉल दिला जाएगा, फिर भी इस बच्चे का माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इस बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जो ये चीज लॉस हुआ है ना, तो वो इसकी बॉडी को बैडली अफेक्ट किया है। अल्टीमेट शेकिंग, दैट मीन्स अल्टीमेट बहुत ह्यूज इंपैक्ट, लॉस होने के बाद बॉडी को, दैट मीन्स इसके माइंड को ह्यूज इंपैक्ट डाला है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब नो हीलिंग नो डूलिंग, क्यों, बहुत ज्यादा बैडली अफेक्टेड है इसीलिए। ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, अब वो सोच में पड़ गया, दैट मीन्स ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। तो हार्बर वहां पे जहां पे जो है क्या रखी जाती है, शिप। तो शिप की तरह वही वाटर बॉडीज, वही पे इसका जो है क्या है, क्या तैर रहा है, दैट मीन्स बॉल। तो ये बॉल को ये देख रहा है, कौन, बच्चा देख रहा है, और देखते हुए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ऑल माई हैप्पी डेज, ऑल माई हैप्पी इमोशंस, ऑल माई गुड फीलिंग्स have now gone back to that water। उस बॉल के साथ उस बच्चे का क्या है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, खुशियां है। अ डाइम, अगर इनको अगर कहा जाए बेटा एक डाइम से एक नया बॉल मिल जाएगा। एक डाइम रिफर्स टू व्हाट, ए कॉइन ऑफ 10 सेंट्स। देखो 100 सेंट्स में $1 होती है, ठीक है, तो 100 सेंट्स का 10 हिस्सा को जो है कहा जाता है दैट इज अ डाइम, यूनिट ऑफ करेंसी। अनदर बॉल इज, बेटा आपको नया बॉल दिया जाए, नया बॉल, बट इसको ये कहना क्या है, अभी वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, वैल्यूलेस है, इतना बैडली अफेक्टेड है इसीलिए। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पोएट टेल्स, इसको अब क्यों नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि अब ये बॉल देखे भी आप इसको प्लीज नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज ग्रोन अप पीरियड ही रियलाइजेस अ न्यू एक्सपीरियंस। क्या है कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो एक दिन क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। In this world, whatever valuable things are there, one day it will come to an end. So he senses first responsibility। अब इनको समझ में आ गया है बेटा। In a world of possessions, जो भी चीज हम लोग पोजेस किए हुए हैं, जो भी चीज होल्ड किए हुए हैं, आपकी बाइक है, आपके थर है, आपके बंगलो हैं, आपके व्हीकल्स है, आपका ये जो है शहर है, प्रॉपर्टीज है, जो भी चीज है, क्या होने वाला है, एक दिन इट विल कम टू लॉस। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज।
बेटा यहाँ पे पीपल की बात क्यों आए हैं? पीपल रिफर्स टू दोज हु आर एडल्ट वन, दोज हु आर मैच्योर वंस। लोग इस दुनिया से ये बॉल लेते हैं। बॉल स्टैंड्स फॉर व्हाट? थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, लवेबल ऑब्जेक्ट्स। लोग इस दुनिया में ये सारे लवेबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और एक दिन ये क्या हो जाता है फिर? दीज थिंग्स आर लॉस्ट। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। फिर दोबारा वो चीज को वो लोग खरीदता नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा कोई ऐसी चीज है जो कि क्या है? एक्सटर्नल है। एंड ही इज लर्निंग नाउ वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। ये जो स्टैंड स्टिल है, बच्चा जो अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, कहीं इधर उधर मूवमेंट नहीं है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में है। पोएट को लग रहा है कि ये बच्चा को कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, हाँ, सम न्यू लर्निंग इज गोइंग ऑन। लेकिन कौन सी चीज रियलाइज कर रहा है? पोएट इज टेलिंग द नॉलेज ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ लॉस, वैलिडिटी ऑफ लॉस, एंड हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know। ये बॉय आज क्या लर्न कर रहे हैं? दिस बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड, हाउ टू फेस, हाउ टू कोप। यही दुनिया है और इस दुनिया में यही होने वाला है, राइट? एंड जब ये चीज हो जाएगी तो फिर हाउ टू फेस, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू टॉलरेट। इस लॉस के साथ जीना है। हर चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है, तो इसके साथ जीना है। तो नाउ पोएट इज टेलिंग दैट बच्चा इसी तरह जो है लर्न कर रहे हैं। यानी कि पोएट इनडायरेक्टली आप सब लोगों को भी यही सिखाए हैं कि कोई चीज अगर लॉस हो जाती है तो कीप पेशेंस। और बिल्कुल इसी तरह यू कैन मेक योर माइंड अंडरस्टैंड। इसी तरह सारे लोग जो आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, वो लोग भी एक दिन एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे ही। पोएट सेज दैट how a child moves from innocent life to real life experience। buys a ball bag। देखो, buys a ball bag contains alliterations। बेटा buys, b sound is repeated ना, alliterations, ठीक है? here it is repetitions। ultimate shaking grief fixes again here alliterations, grief fixes, f sound is repeated here, alliterations, okay, alliterations। trembling, staring, r sound is also there again। so this poem contains many of alliterations, right? so this way poem is all about। now इसके बाद आपको हम एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर, सैंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर देंगे और यू आर टू सॉल्व इट। द नेक्स्ट पोएम इज द ट्रीज। इन दिस पोएम द पोएट एड्रियन रीच टेल्स अबाउट द एक्टिविटी ऑफ ट्रीज, एंड द एक्टिविटीज ऑफ ट्रीज आर कंपेयर्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ women। okay, here in varanda room small plants we kept on tub। okay, now those plants grows up, those plants are kept inside the house, and those grown up plants collects water and with the heat of sunlight grows up every day, and it looks like creeper plant। now the activity of these plants are compared, that how these plants are collecting all the materials and they are collecting energy, collecting strength, and one day these plants are thinking to go and mix up in the bigger forest। the forest is now empty today, but this forest will be full of trees tomorrow। okay, so the winds and other things are just ready to welcome। here in this poem poet is telling that similar condition is the condition with whom? women have been sitting and confined for a long days in the rooms, in the houses। there are some women who wants and dreams to go ahead, move ahead, but due to some patriarchal pressures, due to the dominations,
सामाजिक प्रेशर के कारण, समाज में, फैमिली में जो मेल मेंबर्स हैं उन लोग का प्रेशर के कारण क्या होता है कि वीमेन और गर्ल्स कैन नॉट मूव आउट एज फ्रीली एज दे वांट. So poet here, Adrian Reeds here dreams that the similar way these plants, as the plants wants to move away, as the plants wants to break the glasses of that house, and that means the plants wants to move away. Similar condition is with whom? Our women in the family. Let us see what are the activities. What are the activities doing here? The activities of trees are but the activities of whom? Women. There are 4 stanzas in this poem. First stanza, the trees inside. Inside refers to inside. The trees inside refers to small trees, plants, okay, that we keep up in our houses, especially to make that area greenery. So inside refers to inside house. The trees inside are moving out into the forest. That means these trees are trying their best to grow up and wants to mix up where? In the forest. The forest that was empty all these days. Poet compares here that today these forests are also seeming deforested ones. Means वहां पे पेड़ पौधा है नहीं, पेड़ पौधे है नहीं, इंसान सब सारे पेड़ पौधे को काट दिए हैं, राइट. तो पोएट यहाँ देखो एक इस पोएम में 2 चीज का जिक्र किया है. वो क्या है कि दैट मीन्स इट इज नाउ दैट द टाइम फॉर दैट ग्रोइंग अप न्यू प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. साइड बाय साइड दिस पोएम से पोएट ने वो और एक चीज एक्सप्रेस किया है. क्या है? द फ्रीडम, हाउ वीमेन आर ड्रीमिंग टू गो अवे फ्रॉम द बॉन्डेड लाइफ. आ जाओ. पोएट इज टेलिंग दैट वो एक ऐसा फॉरेस्ट है आज जहां पे बर्ड्स कैन नॉट सिट. भाई ट्रीज नहीं है तो बर्ड्स कैसे सिट करेगी फिर? There is no place for insects to hide. Hide means छिपना. किसको जगह नहीं है छिपने की? इंसेक्ट्स को रहने की जगह नहीं है, छिपने की जगह है. ना बर्ड्स को रहने की जगह है. नो सन बेरी इट्स फिट. सन बेरी दैट मीन्स बेटा सनलाइट फॉल होती है, ठीक है. जब सनलाइट फॉल होती तो फिर क्या होता है? दैट मीन्स द सनलाइट, व्हेन सनलाइट फॉल्स ओवर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, क्या होगा फिर? तो नीचे से आप जब पेड़ के नीचे आप खड़े रहोगे तो फिर क्या होगा? आपको लगेगा कि दैट मीन्स सनलाइट हैज हिडन. सनलाइट हैज हिडन इटसेल्फ. सनलाइट हैज बीन कवर्ड इटसेल्फ. तो कैसे? ब्रांचेस से, लीव से वो अपने आप को छिपा लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, राइट. तो दैट मीन्स अगर फॉरेस्ट भी है, इक्का दुक्का ट्रीज है, तो उसमें सूरज छिप नहीं सकते हैं, ठीक है. सूरज कैन नॉट hide. Suraj cannot cover up its feet in the shadow. Shadow means परछाया. The forest that was empty all these nights. जो फॉरेस्ट कल तक क्या था बेटा? खाली खाली हुआ करता था. Will be full of trees by morning. कल सुबह तक. Morning refers to by tomorrow. I mean to say that poet here dreams that ये जो morning है, ये morning है, there will come a new awareness. जब new awareness होगी तो फिर क्या होगा कि that means people will realize the value of trees. They will plant more trees also. Side by side, poet is telling that the women who are confined in our houses, they will also move away from the confined life to where? To outside. They will reach to their destination where they like to go. अच्छा, वीमेन यहाँ पे लिबरेट क्यों होना चाहती हैं? वीमेन यहाँ पे लिबरेट इसीलिए होना चाहती है दैट मीन्स देयर वाज ए पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली. पैट्रियार्कल इन द सेंस उस फैमिली में हमेशा जो है मेल पर्सन डोमिनेट करते हैं, ठीक है. तो ये डोमिनेशन से वो बाहर होना चाहते हैं. तो वो बाहर कैसे होंगे फिर? दैट मीन्स दे विल स्टडी, दे विल वर्क, दे विल डेवलप देमसेल्व्स. And when they will become skillful one, when they will become technical one with studies, then they can easily stand up somewhere. They can easily stand up somewhere in the company. They may open their own company. You see, today, what is going on? In our society, in our country, women are doing the best. Women are performing the best. Women are excellent in whatsoever company they are joining.
So poet Adrian Rich tells all this. This is the way. This is the way that tomorrow will be a life where there will be a new awareness. Okay. Now in the second stanza, poet tells, all night the roots work. Today, that means by the evening today, what happens? Roots of the tree are working. Here, working. Indirectly, आप ये देखो कि that means all the girls are working, starting, preparing themselves. ठीक है? Now, they work to disengage themselves from the crack. Disengage means to separate themselves. जो रूट मिट्टी में टाइटली पैक्ड है, वहां से खुद को क्या करना चाह रहे हैं? खुद को वो रूट आउट करना चाह रहे हैं. किससे? सो हियर सेम कंडीशन इज विथ whom? Women also, that they are disengaging, they are trying to move away from them, from the crack, small holes. The word meanings are given here. In the veranda floor, the leaves strain towards the glass. Strain the leaves. और उस पेड़ का बेटा जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां भी क्या कर दिए हैं? That means they are also moving up and down, and they are also collecting what? Strength. They are collecting strength. हाँ, and these that means बार बार जो अगेंस्ट जो ग्लास से कवर्ड अप है, हाई ग्लास से प्रोहिबिटेड है आगे जाने के लिए, जो दैट मीन्स चांस नहीं है, तो ग्लास से बार बार टकराते क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स दे आर कलेक्टिंग स्ट्रेंथ. Poet is telling the small twigs stiff with exertions. बार small twigs. देखो यहाँ पे इस पेड़ को क्या मिल रहा है? पानी, खाना और लाइट. तो ये ग्रो अप हो रहा है ना, कंटिन्यूअस ग्रो अप. तो कंटिन्यूअस ग्रो अप तो हो रहा है, लेकिन जाके अगेंस्ट में टकरा कैसे रहे हैं? वो जो आपका खिड़की है, खिड़की के बगल में प्लांट रखा हुआ है, ट्रीज रखी हुई है, ठीक है. तो वो जो खिड़की में जिसे कहते हैं कि विंडो पेन, तो विंडो पेन में बार बार जाके जो ऐसे टकराते हैं, ठीक है ना. तो बार बार टकराने के कारण क्या हो गया? स्टिफ हो गया, रिजिड हो गया. सपोज आपका ये जिसमें आप इसमें पेन रख के लिखते हो, ठीक है, पेन रख के लिखते हो, तो बार बार यहाँ पे जब जो आपकी ये पोजीशन टच करते हैं क्या पेन, तो फिर दिस पोजीशन कम्स व्हाट? काइंड ऑफ स्टिफ वन ना. तो सेम कंडीशन इज देयर विथ whom? द ट्विग्स, स्मॉल ब्रांचेस. ओके. लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ. और धीरे धीरे इसी तरह लॉन्ग क्या है? क्रैम्प्ड बाउज रिफर्स टू ब्रांचेस. सो धीरे धीरे ये ब्रांचेस क्या हो गया बेटा? बड़े हो गए, लॉन्ग हो गए, ठीक है. और लॉन्ग होने की वजह से क्या हो रहा है? दे आर सफलिंग, मूविंग अनस्टेडीली. दैट मीन्स दे हैव कलेक्टेड मच पावर, दे हैव कलेक्टेड स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड नाउ दे आर सफलिंग, मूविंग दिस वे, कभी मूविंग दैट वे. They are doing where? Under the roof, छत के नीचे. Okay, like newly discharged patient. और इस पत्ती का कंडीशन बिल्कुल उसकी तरह है जिसका नाम है दैट मीन्स पेशेंट्स. फॉर ए लॉन्गर डेज पेशेंट कभी एडमिटेड रहते हैं कहाँ पे? इन द हॉस्पिटल्स. और वो हॉस्पिटल से उनको जब बाहर निकाला जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे जब चलते हैं तो फिर जो है पूरी बॉडी अनस्टेबल रहते हैं. अनस्टेबल मीन्स नॉट गोइंग टू फॉल. इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हाफ डेज्ड, उनको लगता है कि आधा सोया हुआ है, आधा खोया हुआ है, नॉट एक्टिव ऑल्सो, बट एनर्जी है, बट टोटल एक्सर्शन की वजह से क्या है? बॉडी थोड़ा सा डिजी सफर कर रहा है. तो सिमिलर कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ whom? ट्रीज. But boys, in the same way, that means the same way poet mean to say that this is the condition of our women. Women के ऊपर इतना ill treatment, so ये सारे ill treatment को बर्दाश्त करते हुए आज women की कंडीशन क्या है? बिल्कुल पेशेंट की तरह हो चुका है, ठीक है. So देखो, this poem basically gives what? From confinement to open world, from bondage life to freedom, and trees here compared to women. Now, poet is telling that I sit inside the doors open to the veranda, writing long letters. पोइट यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि मैं बैठी हूँ कमरे पे और फिर मैं राइटिंग लेटर्स, आई एम राइटिंग इंफॉर्मेशंस इन विच आई स्केयर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम हाउस. मैंने ये मेंशन नहीं किया हूं कि आज ही या कल ही ये प्लांट सारे कहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कहां पे चले जाएंगे? फॉरेस्ट में. नो. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of
leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. In this stanza, poet is telling, मैं अभी अभी मैं जस्ट आई एम नॉट टेलिंग कि जस्ट कल ही ये चीज हो जाएगी फिर, नो, बट आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन, आई एम ड्रीमिंग इट, आई एम ड्रीमिंग इट, आई एम विशिंग इट कि दैट वन डे सम डे these plants will move into the forest. अब ये जगह एक्चुअली पेड़ रखने की जगह नहीं है, यहां से सारे पेड़ कहां चले जाएंगे? दैट मीन्स poet is telling about that someday people will be aware, people will be aware that total surrounding will be filled with what? Greenery and greenery. All the places will turn into greeneries. Today there is no plants, there is no forest, but tomorrow what will happen? Tomorrow there will be that the whole area will be covered with greenery. And I am also getting some hint, I am also getting some smellings of those leaves and lichens that is going to be there in the forest. Okay, जो कल होने वाला है उसका पोएट खुद ही प्रेडिक्शन करके रखी है in this stanzas. Now in the last stanza, poet tells, my head is full of whispers. Whispers means good ideas which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The glass refers to जो window pane है आपका, window pane is almost going to break. Glass is breaking, almost going to break. क्यों? बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बार बार जो trees grown up हो गया, trees grown up collecting the strength, तो बार बार जब twigs जब बार बार जो collide करते हैं against what? Glass. The trees are stumbling. Stumbling means colliding forward into the night. Poet is indicating, don't wait. ऐसा कंडीशन है आज ट्रीज का that tomorrow there will come a huge winds and winds will welcome, rush to meet them. Poet यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी एक वक्त आएगी, right? Some time will come, जब क्या होगी? There will come a storm like, wind like come, and then what will happen? It will all this barrier means this glass will be broken away. This barrier जो जहां पे that means आज क्या है, this plants को break करने के लिए barrier बन के glass खड़ी है ना, तो poet is telling tomorrow this barrier will be broken. तो देखो यहाँ पे winds एक support है, winds एक शक्ति है, winds यहाँ पे refers to एक kind of movement, a strong movement. और उस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की तहत क्या हो जाएगी बेटा? किसका? ट्री को फ्रीडम मिल जाएंगे ना। बिल्कुल उसी तरह आज वीमेन आर कन्फाइंड, उसी तरह कल की डेट में क्या हो जाएगा फिर? देयर विल कम ए ह्यूज मूवमेंट, एंड इन दैट मूवमेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वीमेन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेमिनिज्म विल बी स्टॉप्ड, विल बी एस्टैब्लिश्ड. द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर. एक मिरर की तरह है, क्या है? एक मिरर की तरह है मून. हाँ, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Now आज क्या है? आज जो मिरर आज जो मून आपका दिख रहा है, ठीक है? And what will happen tomorrow when there will be plants and plants, trees and trees. तो मून लाइट का बेटा जो शेडो नीचे जो आपको दिखेगा, तो इट विल बी लुकिंग लाइक दैट मीन्स जैसे मिरर को आप चकनाचूर कर देते हो, तो मिरर को जैसे चकनाचूर करने के बाद डिफरेंट पीसेस विल बी देयर, ठीक है? तो पोइट इज ऑल्सो इमेजिनिंग द शैडो विल कम अंडर दिस टॉलेस्ट क्या है? ओक ट्री. और वो मून को तब बिखरा हुआ मून नजर आएगी फिर. सो दिस वे पोइट इज टेलिंग दैट टुडे लोग घर पे क्या करते हैं? बरामदा में छोटे छोटे प्लांट्स ले आकर के उसको ग्रोन अप करते हैं, क्योंकि देयर इज नो प्लांट्स, देयर इज नो ट्रीज आउटसाइड ना. पोएट इज ड्रीमिंग एक दिन ऐसा होगा कि दैट मीन्स दिस प्लांट्स विल बी मूविंग अवे फ्रॉम दिस स्मॉल एरिया टू ए बिगर एरिया. कब? टुमारो पीपल विल बी अवेयर. साइड बाय साइड पोएट और एक आइडिया दिया है, दैट मीन्स देयर विल कम ए ह्यूज मूवमेंट, liberation movement, where women is symbolized with trees, where women will also live in the open world. ये bonded life from whom? Male persons से bonded life इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है. So this way poet tells about. तो देखो ये poems
देखो इस पैसेज से दैट मींस इस स्टैंजा से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, एंड देन लास्ट स्टैंजा से hello everybody, it's a fine poem Amanda. Amanda is composed by Robin Lane, and in this poem Robin Lane tells that there is a contrast what parents wants from what parents want from their children and what the children are thinking of dreaming of. तो चलो इस पोएम को मैंने एक टेबल के रूप में मैंने कंपोज कर रखा है, दैट मींस देखो रियल लाइफ रेस्ट्रिक्शन जो पेरेंटल रेस्ट्रिक्शन है बच्चों के लिए, और चिल्ड्रेन लोग क्या इमेजिनेट करते हैं, दैट मींस क्या इमेजिन करती हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन लोग क्या इमेजिन करते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ. फर्स्ट स्टैंजा वेयर पोएट दैट मींस मदर इज रिब्यूकिंग होम. अमंडा क्या कहती हैं, स्टॉप स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट, ओके, एंड बाइटिंग, स्टॉप बाइटिंग नेल्स, रिमाइंडिंग यू बेटा यू हैव केप्ट योर रूम अनटाइडी वन, साफ सुथरा नहीं रखे हो, और योर शूज आर ऑल्सो डर्टी वन. ध्यान दे रही हो ना, तो यहाँ पे मम्मी यहाँ पे बेटी को डांट रही हैं किस तरह, एज टू कंट्रोल, हैव ए कंट्रोल ओवर हर लाइफ. बट वही अमंडा क्या सोचती हैं, इमेजिन करती हैं, अमंडा इमेजिन्स टू बी मारमेड. मारमेड जो ग्रीन सी, ग्रीन पानी में मारमेड हाँ मिलते हैं, ठीक है, मारमेड की तरह. काश मैं अगर मारमेड होती तो फिर क्या होता, हाँ क्या होता, देन अमंडा सोचती है कि देयर शुड बी पीस एंड फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेड लाइफ. ऐसा नहीं होता. नाउ थर्ड स्टैंजा में पोएट दैट मींस मदर कहती हैं स्टॉप ईटिंग चॉकलेट्स, ओके, टू लुक एट योर वाइल शी टॉक्स टू हर. और तुम मेरी तरफ देखा करो, चेहरे पे देखा करो, तुम जब हम कहती हो कुछ तो तुम ताकती नहीं हो, तो दिस इज नॉट ए गुड बिहेवियर, फोकस ऑन डिसिप्लिन. वो सोचती हैं, कौन, अमंडा सोचती है, इमेजिन करती है क्या, इमेजिन्स ऑफ बीइंग एन ऑर्फन गर्ल. काश में अगर ऑर्फन गर्ल होती तो रास्ते में घूमती टहलती, हाँ बिंदास रहती, और फिर क्या करती है दैट मींस ड्राइंग पैटर्न्स, पैर से जो है धूल से, रास्ते की धूल से लाइन बनाती है, तस्वीर बनाती और फिर उसको मिटाती. कितना अच्छा होता. शी लव्स इंडिपेंडेंस. ओके, फोर्थ स्टैंजा इज ओवर. नाउ अगेन फिफ्थ स्टैंजा में पोएट मदर क्या कहती हैं, मदर स्कोल्ड्स हर अमंडा फॉर बीइंग, यू आर बीइंग ए मूडी वन. धीरे धीरे तुम्हारे टेम्परेचर जो है, टेम्परामेंट एरोगेंट की तरह हो रहे हैं, ठीक है. वार्निंग, आई एम वार्निंग अबाउट एक्न, चेहरे पे पिंपल्स निकल आए हैं, और चॉकलेट्स खाना स्टॉप करो. तो वो सोचती हैं कि उससे बेहतर है, हाँ बेहतर है क्या, खुद को वो सोचती है काश में रपुंजल जैसी टावर में रहने वाली गर्ल होती तो फिर क्या होता. मैं कसम खाती क्या कि मेरी लॉन्ग हेयर्स को हम बाहर नहीं निकालते, ना मेरे लॉन्ग हेयर्स को कोई देख पाए, और फिर ना मुझे वहाँ से कोई उठा के लेके आए. फिर मैं वहाँ से अगर मैं टावर में रहने लगती तो फिर क्या होता, मुझे कोई रेस्क्यू नहीं कर पाते, मुझे वहाँ से कोई पिकअप नहीं कर पाते, मैं बाहर कुछ भी नहीं दिखाऊंगी. फिर लॉन्ग टावर में बैठ करके मैं अपना बिंदास पीसफुल लाइफ, फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ बिताऊंगी. फिर तो ये सोचते रहते हैं, आई वॉन्ट टू, शी चूजेस आइसोलेशंस एंड नॉट टू बी रिस्क्यूड फ्रॉम फ्रीडम. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पोएम में दिखाया गया है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, ठीक है. तो ये सारे सिचुएशन से भागने के लिए अमंडा एक गर्ल है, वो क्या क्या चीज की इमेजिनेशन करती हैं. काश कभी वो मार्मेड की तरह सोचती है, तो कभी ऑर्फन गर्ल की तरह सोचती है, तो कभी रपुंजल गर्ल की तरह सोचती है. और ये सारे चीजों का इमेजिनेशन लेकर के वो खुद इंडिपेंडेंट होके रहना पसंद करती है. ये चीज दिखाए हैं. रादर पोएट टेल्स दैट दे आर ऑल्सो ग्रोन अप चिल्ड्रेन एंड दे वॉन्ट व्हाट, दे वॉन्ट लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंट एंड केयर फ्री लाइफ. लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो कि वो समझते नहीं हैं. वो लोग ये सोचते हैं कि जितना दबाव डाला जाए, जितना डांटा जाए, जितना स्कोल्ड किया जाए, शायद उतना ही बेहतर है. अच्छा, मदर क्या कहती है, मदर्स की कमेंट्स, हर स्टॉप बीइंग मूडी, तुम मूडी होना स्टॉप कर दो बेटा. ओके, पेरेंट्स मस्ट हैव ए फुल कंट्रोल, और पेरेंट्स इसी तरह बच्चों पे जो है फुल कंट्रोल पाना चाहते हैं, ठीक है. तो देखो इन दिस पोएम पोएट एक इमेजिनेशन, 3 इमेजिनेशन जो है यूज किए हैं जस्ट टू
escape far, run away from that real restricted life, real life restrictions. यानी कि चिल्ड्रन की लाइफ इज फुल ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्शंस, रूल एंड रेगुलेटेड बाउंड. लेकिन चिल्ड्रन लोग इस रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते हैं, इस रेस्ट्रिक्शन से बाहर होना चाहता है. राइट. सो दिस वे दिस पोएम इज वेल डिस्क्राइब्ड. आ जाओ नेक्स्ट पोएम की ओर चलते हैं हम लोग. एंड द नेक्स्ट पोएम इज रिटन बाय, कंपोज्ड बाय W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज दैट फॉर एनी ग्रीगरी. इन दिस पोएम पोएट टेल्स, कुछ लोग स्पेशली कुछ गर्ल ये सोचते हैं कि जो उन लोगों का फेशियल ब्यूटी है, सुपरफिशियल अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस ब्यूटी है, वही काफी है टू अट्रैक्ट होम लवर्स. शायद उन लोगों की फिजिकल ब्यूटी और स्किन डीप ब्यूटी और यू कैन से दैट आउटवर्ड ब्यूटी की वजह से लोग अट्रैक्टेड होते हैं. पोएट कहते हैं कि नहीं, इफ दे रियली लव, दे लव फॉर इनर ब्यूटी, इनर क्वालिटीज. तो यहां पे W.B. Yeats और एनी ग्रीगरी एक लेडी है, यंग लेडी है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. ठीक है. और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है. देखो 3 स्टैंजाज में पोएम है. सो फर्स्ट स्टैंजा इज ए वर्ड बाय पोएट, सेकेंड स्टैंजा इज ए वर्ड बाय एनी ग्रीगरी अगेन, एंड थर्ड स्टैंजा इज अगेन दैट वर्ड्स और स्पीच बाय हुम, W.B. Yeats. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं? Never shall a young man thrown in despair by those great honey-colored rampart at your ear. अच्छा, ये गर्ल यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है. तो ब्यूटीफुल गर्ल को ताक करके W.B. Yeats कहते हैं कि देखो, कोई यंग मैन अगर आपसे प्यार हो जाए और फिर आप उनको रिस्पॉन्ड ना करो तो फिर वो डिस्पेयर हो जाए. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना आप कि आपके जो ये इयोलोइस हेयर का जो रैम्पार्ट है, रैम्पार्ट बोले तो जो कर्ली पार्ट ऑफ हेयर. ठीक है. कुछ गर्ल्स ब्यूटीफुल दिखते हैं और फिर उसकी जो है बालों के सामने आमने सामने जो है रैम्पार्ट लटकती है. ठीक है. बालों का इसको जो है एकदम कर्ली हेयर टाइप, दैट गिव्स ए रियली ब्यूटीफुल लुक. ठीक है. तो पोएट इज टेलिंग, सुनो मैडम, अगर आप ये सोचते हो कि कोई यंग मैन आपसे प्यार करे और फिर वो डिस्पेयर हो जाए, तो आप ये मत समझना कि आपसे वो प्यार किया था. किस लिए? बिकॉज ऑफ योर कर्ली हेयर, बिकॉज ऑफ योर रैम्पार्ट, बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर, ब्यूटीफुल हेयर. नो, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. नहीं, वो आपसे इसीलिए प्यार किया था क्योंकि यू आर रियली ब्यूटीफुल. ठीक है. एंड नॉट योर येलो हेयर, आपकी आउटवर्ड ब्यूटी की वजह से अट्रैक्ट नहीं हुए थे. जनरली पोएट यहां पे मीन टू से कि देखो, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो आप 10% लो जो कि आपकी आउटवर्ड ब्यूटी से अट्रैक्टिव कोई करता है, और 90% लोग आपसे प्यार करते हैं वो बिकॉज ऑफ योर इनर ब्यूटी. इनर ब्यूटी रिफर्स टू व्हाट? इनर ब्यूटी रिफर्स टू केयरिंग क्वालिटी, अफेक्शनेट वन, काइंड हार्टेड वन, लविंग, पिटीफुल वन, एज वेल एज फुल ऑफ व्हाट? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो, अगर आप केयरिंग क्वालिटी आप में हैं, अगर आप किसी के लिए काइंड हार्टेड हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, तो दीज आर सम दैट इनर ब्यूटीज. और इनर ब्यूटीज पे लोग फिदा होते हैं. दे रियली प्रिफर बिकॉज ऑफ दिस इनर ब्यूटी ऑफ ए गर्ल और इनर ब्यूटी ऑफ ए बॉय. बट एनी ग्रीगरी क्या कहती हैं? एनी ग्रीगरी कहती है कि नो, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई. अगर मेरे येलो कलर से अगर उनको पसंद नहीं आई हूं तो फिर मैं क्या करूंगी? आई शेड सच ए कलर देयर. कभी ब्राउन कलर कर लेंगे, डाई कर लेंगे, या तो फिर ब्लैक कलर में आ जाएंगे, या फिर कैरेट कलर कर लेंगे. दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. और मैं जब कलर कर लूंगी तो फिर मेरा चेहरा और ब्यूटीफुल हो जाएगी ना. I will look really beautiful one. I will look really beautiful one with this brown color or black color or carrot color. और सब यंग लोग हमसे क्या करने लगेंगे? प्यार करने लगेंगे. राइट. एंड नॉट माई येलो हेयर. चलो ठीक है, अगर येलो हेयर की वजह से हमें प्यार नहीं करेंगे तो फिर हम अपना चेहरा बदल लेंगे, आउटवर्ड ब्यूटी, नक्शा बदल लेंगे, डिजाइन बदल लेंगे, फिर तब तो लोग प्यार करेंगे. तो पोएट उनको समझाएं कि नो, आपकी आउटवर्ड ब्यूटी की वजह से लोग प्यार करते भी है
तो फिर आपको मिसयूज करने के लिए करते हैं। जो रियली लोग प्यार करते हैं वो क्या है, जो रियली लोग आपसे फिदा होते हैं वो आपकी ब्यूटी की वजह से है, वो तो कुछ जान देने के लिए तैयार होते हैं, राइट? तो रियल लव comes not because of your physical attraction, your outward attractions, but real love comes from what? From inner quality. अगर आपकी inner quality है तो फिर generally lovers are attracted. Okay, now in the last stanza W.B. Yeats tells that he heard an old religious man. उसने कल रात को yesterday night, कल रात को उन्होंने सुना उनसे कि वो रिलीजियस मैन कह रहा था, क्या कह रहा था? दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड, माय डियर, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। आप जैसे हो इस कंडीशन में आपको एक ही लोग प्यार करते हैं और वो है गॉड। उसके सिवा कोई आपसे प्यार नहीं करना चाहते हैं। दैट मीन्स आपकी फिजिकल ब्यूटी की वजह से, देखो, आपकी फिजिकल ब्यूटी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी इनर क्वालिटी की वजह से लोग आपसे फिदा होते हैं, आपसे अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन ओनली गॉड हैं, जो गॉड क्या कहते हैं, आप जैसे हो, चाहे आप बुरी हो, काली हो, नाटी हो, लंबी हो, गरीब हो, रिच हो, अमीर हो, आप जैसे हो, ओनली गॉड कैन लव्स, बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट। ह्यूमन बीइंग आपके आउटवर्ड ब्यूटी से फिदा नहीं होते हैं, इनर क्वालिटी से फिदा होते हैं। बट गॉड, जिसने आपको यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिसने आपको इस दुनिया में लाया है, वो तो आपकी हर शेप से, आपके हर फॉर्म से वो अट्रैक्टेड है। आप गाली भी दो, आप रोते भी रहो, आप हैंडीकैप्ड भी हो, आप अंधे भी हो, आप बहरे भी हो, इंसान आपको इससे प्यार नहीं करता है, बट एक लोग प्यार करते हैं और वो है गॉड। तो मैडम, you develop your inner qualities, you develop your inner affection qualities, and do not focus on what? Do not focus on your superficial beauties. अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हो, अगर आप किसी का जो है, किसी से अगर गुड अंडरस्टैंडिंग या फिर गुड बॉन्ड रखना चाहती हो, डेवलप करना चाहती हो, तो डेवलप योर केयरिंग क्वालिटी, लविंग नेचर. So this way, this poem is really teaches us. This poem teaches us some lessons. कि हम लोग अपना रुतबा और शान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आउटवर्ड क्लोथ्स क्लोथ्स के ऊपर फोकस करते हैं, आउटवर्ड स्किन पे फोकस करते हैं, आउटवर्ड बालों पे फोकस करते हैं, आउटवर्ड व्हीकल्स पे फोकस करते हैं, आउटवर्ड गैजेट्स पे फोकस करते हैं, बंगलों पे फोकस करते हैं. नो माय डियर, पोएट सेज जब तक ना आपका दिल क्या हो जाए, दूसरों के लिए अफेक्शनेट हो जाए, दूसरों के लिए केयरिंग हो जाए, तब तक लोग आपको ना प्यार करने वाले हैं, ना आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ना आपको अच्छे पर्सन, अच्छे स्टेटस देने वाले हैं. इवन कि गॉड तो एरोगेंट पर्सन को पसंद ही नहीं करते हैं. गॉड तो ऐसे शोई नेचर को पसंद ही नहीं करते हैं. ठीक है, तो गॉड प्यार करते हैं क्योंकि आप तो गॉड के हो, राइट? एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. देखो यहाँ पे क्या है, ही मस्ट दैट मींस द मोस्ट पीपल अट्रैक्टेड टू आउटवर्ड ब्यूटी बट लेस इन नंबर्स. और जो लोग इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं, ट्रू लवर्स होते हैं, वो दिस वंस है. सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड here. I have not described that the entire poem, that is the tale of custard dragon. But with a graphic picture, I have given you the main ideas, the basic concept for your detailed revisions. Okay, देखो, the poet is Auden Nash. Okay, this is a type of ballad. In this poem, Belinda is a girl, and in her house she is fond of some pets. Okay, she has kept pet like black kitten. Okay, black kitten का नाम दिए हैं वो ink. अच्छा, she has another one grey mouse, grey colored mouse, जिसका वो नाम दिए हैं वो क्या है, blink. And there is a yellow colored dog, जिसका नाम दिए हैं वो mustard. Okay, and finally there is a dragon, जिसका नाम दिए हैं वो क्या है
जिसका नाम दिए हैं वो कास्टर्ड। एक्चुअली ये कास्टर्ड को आप थोड़ा सा चेंज वे में लियो तो फिर क्या हो जाएगा, टेल ऑफ कावर्ड ड्रैगन्स। ये कास्टर्ड, कास्टर्ड इज अ नेम ऑफ फ्रूट्स, बट यहाँ पे कास्टर्ड को थोड़ा सा घुमा करके बताएगा कावर्ड। तो इन चारों पेट्स में से वो कहती हैं, बेलिंडा कहती हैं कि मेरा सबसे ब्रेव जो है पेट से वो है ब्लैक किटन है। वो इतना ब्रेव है जैसे कि बियर की तरह है। वो ग्रे माउस इतना पावरफुल ब्रेव है, करेजियस वन है जैसे कि टाइगर है। और वो येलो डॉग को तो मास्टर्ड कहते हैं, ठीक है, लॉयन के साथ कंपेयर किए हैं। तो शी कंपेयर्स दैट ऑल दीज पेट्स आर वेरी मच courageous and very much powerful one except dragon who is timid ones, हमेशा सोते रहते हैं। नाउ दिस ड्रैगन फाइंड्स ए पीसफुल प्लेस फॉर स्लीपिंग। ऐसा लगता है कि उसका स्लीप कंप्लीट ही नहीं होता है। अब हुआ क्या है, एक दिन बेलिंडा के घर पे जो है पायरेट्स आ गए, चोर चोर डाका डाल दिए हैं। फिर अब सारे पेट्स जो हैं ये पायरेट्स के आगे कोई खड़े होने के लिए, फेस करने के लिए नहीं आए। दे आर नाउ थिंकिंग अरे बाबा ना, मार देंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो खुद सब लोग जो है अपने आप को विथड्रॉ कर लिए। बट ये जो ड्रैगन था, ड्रैगन के सामने आया और उसके बाद जो है ही बिकेम बोल्ड वन। कौन? ड्रैगन। ड्रैगन आते ही दैट मींस आग का जो गोला फेंका और पायरेट्स को उन्होंने क्या कर लिया, ईट अप, गत्ते जो है ईट अप कर लिया। पायरेट सॉरी दैट मींस ड्रैगन वाज सो करेजियसली ईटन अप। अरे ड्रैगन है और उसके सामने पायरेट्स। तो पायरेट जो है लूटने आए थे, इनके घर पे डाका डालने आए थे, और फिर क्या हो गया, पायरेट्स को किल कर दिया। किसने? ड्रैगन ने। अब आ जाओ, तो फाइनली पोएट टेल्स दैट बेलिंडा थॉट ऑल हर पेट्स आर सो ब्रेव एज बियर, टाइगर, लॉयन, बट कावर्ड, टिमिड ड्रैगन्स। बट फाइनली क्या हुआ, बट टू हर सरप्राइज वही ड्रैगन जिसको वो ह्यूमिलिएट करती थी, वही ड्रैगन जिसको वो बहुत ज्यादा नापसंद करती थी, राइट, इट्स अफ एंड किल्ड द पायरेट। सो द बेसिक इन्फॉर्मेशंस आर गिवन। यहाँ पे देखो छोटा क्वेश्चन, जनरली छोटा क्वेश्चन दैट मींस अ स्मॉल क्वेश्चंस आर मेड। क्या है कि ऑल दीज पेट्स आर कंपेयर्ड विथ व्हाट, देखो बियर के साथ, टाइगर के साथ और लॉयन के साथ कंपेयर किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कास्टर्ड है, कास्टर्ड एक्चुअली दैट द नेम यूज्ड फॉर व्हाट, कावर्ड। ओके, सो दिस वे this poem is described. Now come back to that, the last poem. Another poem, and that is the fog. It's very small ones. यहाँ पे कार्ल सैंडबर्ग कहते हैं कि फॉग एक नेचुरल फिनोमेना है, ओके, और ये नेचुरल फिनोमेना इंपॉर्टेंस, इसकी अराइवल एंड डिपर्चर्स बिल्कुल उसकी तरह है जैसे कि कैट का मूवमेंट है। जैसे बिल्ली का मूवमेंट, अराइवल और डिपर्चर साइलेंट है, साइलेंट मूवमेंट है, बिल्कुल उसी तरह फॉग का भी शहर में आना और शहर से जाना क्या है, बिल्कुल साइलेंट है बट पावरफुल है। अच्छा, ये फॉग, ये नेचुरल एक्टिविटी अगर ना हो तो देयर आर मेनी croppings, there are some croppings, there are some cultivations which may be baffled by, confused by. So there are some, this fog is important for what? Cropping, cultivations. It is important for farmers. So poet tells that it has its own importance. किसका? फॉग का। आ जाओ, इस फॉग में, इस पोएम में क्या कहते हैं पोएट, यहाँ पे मेटाफर यूज किए हैं। द फॉग इज कंपेयर्ड विथ व्हाट, इनडायरेक्ट कंपेयर्ड विथ व्हाट, कैट। ओके, नाउ इट सीट्स लुकिंग, यहाँ पे ईट कौन है? ईट यहाँ पे फॉग है। तो इट सीट्स इंसान की तरह काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? यानी कि इन दिस लाइन पोएट हैज यूज्ड वर्ड्स, पर्सोनिफिकेशंस। यहाँ पे ईट रिफर्स टू व्हाट, फॉग। फॉग कभी इंसान की तरह बैठ सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे पोएट हैज यूज्ड जैसे कि फॉग बैठा हुआ है, लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। फॉग बैठी हुई है, ठीक है, कहाँ पे? लुकिंग ओवर, और बैठी हुई है एक जगह पे, और फिर तो यहाँ पे ये जो सीट्स यूज किया है, वर्ब यूज किया है, बाय दिस पोएट हैज यूज्ड दैट वर्ड, poetic device, personifications. Now, with metaphor, fog is compared to cat, silence and mysterious presence, and departure of fog to a cat's movement. Okay, he highlights the gentle yet powerful presence of fog over city and village. It has its own importance. So, poet has compared this fog with cats, and this way, you have learned the basic explanation of these poems. देखो,
कोई डिफिकल्ट थिंग्स नहीं है। अब आ जाओ इस पे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हैं, वो चीज़ आप फोकस करो, दैट इज इंपॉर्टेंट।